देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्राइम डिबेट। लोकसभा चुनाव की घोषणा अभी भले ही नहीं हुई है, लेकिन भाजपा और कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव को लेकर आज दोनों पार्टियों की बड़ी बैठकें हुई। इस बैठक में लोकसभा की सभी 29 सीटों के दावेदारों के नाम पर मंथन किया गया। भाजपा जहां प्रदेश की सभी 29 सीटें जीतने की रणनीति पर काम कर रही है, वहीं कांग्रेस का फोकस है कि कम से कम 10 सीटों पर कब्जा जमाया जाए। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद जहां भाजपा में उत्साह चरम पर है, वहीं भोपाल सीट को लेकर भाजपा में घमासान के हालात हो गए हैं। यहां अभी प्रज्ञा सिंह ठाकुर सांसद है, लेकिन उनके टिकट को लेकर संशय है। यहां पिछली बार कांग्रेस से दिग्विजय सिंह लड़े थे, लेकिन इस बार वे चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके हैं। भाजपा के जिलाध्यक्ष सुमित पचौरी भी यहां से दावेदारी कर रहे हैं। वहीं पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा का नाम भी चर्चा में चल रहा है। उनके लिए उच्च स्तर पर विमर्श का दौर भी शुरू हो गया है। भाजपा ने छिंदवाड़ा लोकसभा सीट को लेकर बेहद कसावट की रणनीति अपनाई है और अभी भाजपा के पास 29 में से 28 सीटें हैं और वो 29वीं सीट जो है कमलनाथ जी का गढ़ है छिंदवाड़ा, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी कब्जा करने की पूरी तैयारी कर चुकी है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। भाजपा से हमारे साथ मंजरी जैन जी जुड़ी है, कांग्रेस से हमारे साथ अमित शर्मा जी जुड़े हैं, आपसे हमारे साथ रीना सक्सेना जी जुड़ी हैं और राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ है आदित्य नारायण उपाध्याय जी। आप सभी का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आदित्य नारायण जी आपसे शुरुआत करूंगी यहाँ पर कि लोकसभा चुनाव की अभी कोई घोषणा नहीं हुई, बावजूद इसके दोनों ही पार्टियों कमर कस चुकी है और तैयारी में जुट चुकी है लोकसभा चुनाव की तैयारी की। सही बात है। भाजपा तो प्राय हमेशा जो है चुनावी मोड में रहती है जी। एक चुनाव निपटता नहीं है, दूसरे चुनाव की तैयारियां चालू हो जाती है, बल्कि दूसरे चुनाव की तैयारी भी पहले से ही जारी रहती है। तो लेकिन ये है कि भाजपा को देखते हुए कांग्रेस भी अब कहीं सक्रिय नज़र आने लगी है और कांग्रेस में कुछ प्रदेश स्तर पर परिवर्तन भी हुआ है, इसलिए थोड़ा सा ताजगी नज़र आ रही है और उसी हिसाब से तैयारियां उनकी ऐसी नज़र आ रही है कि वो तैयारी में इस बार तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन ये है कि भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी जो है पहले से तैयार है और तैयार रहती है और उसमें भी बैठकों का दौर जारी है। जैसे कल भी बैठकें हुई थी और इस तरीके का चर्चाएँ भी आम लोगों में जैसी जैसी चलती चली जा रही है, वैसे वैसे भाजपा जो है अपने हिसाब से अपने सर्वे और अपने लोगों के से जो है राय मशविरा कर रही है और उस हिसाब से जो है वो पूरी तरह से तैयारी कर। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने कि भारतीय जनता पार्टी को अगर देखा जाए तो वो पूरे ही समय इलेक्शन मोड में रहती है और इसीलिए कहा भी जाता है कि भारतीय जनता पार्टी 24/7 जागृत रहने वाली पार्टी है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करी जाए तो कांग्रेस पर भी लगातार यही सवाल उठ रहे हैं कि लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर इस बार कांग्रेस भी मैदान में है और कमर कस चुकी है और तैयारियां चल रही है। सबसे पहले मंजरी जी आपके पास आऊंगी। 29 सीटों पर दावेदारों के नामों पर मंथन किया जा रहा है। चौंकाने वाले नाम, जिस तरह से विधानसभा के समय नाम चौंकाने वाले सामने आए थे, क्या लगता है 29 सीटों पर भी चौंकाने वाले नाम भारतीय जनता पार्टी सामने रखने वाली है इस बार? देखिए, ये तो हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो तय करेगा। बाकी आज जो बैठकें हुई है वो आगामी चुनाव की दृष्टि से हुई है और जो हमारे लोकसभा प्रभारी बनाए गए हैं, क्लस्टर प्रभारी बनाए गए हैं और संयोजक बनाए गए हैं, विस्तारक बनाए गए हैं, तो उनको भी एक मार्गदर्शन वरिष्ठ नेतृत्व का प्राप्त होना था, तो उसकी उसी कड़ी में ये एक बैठक रखी गई थी। निश्चित तौर पर जो हमारे चुनाव, जो हमारे संगठन का जो एक संविधान है और जिस तरीके से संगठन हमारा काम करता है ऊपर से नीचे तक, तो उस हिसाब से सारे लोग उस पर मंथन भी करेंगे और निश्चित तौर पर जो भी हमारा जो प्रत्याशी होगा वो जनता का सेवक ही होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता वो जनसेवा में ही लगा रहता है। जैसा कि हमारे अभी वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने भी कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी वो हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है, तो चुनाव के लिए तो तैयार रहते हैं, लेकिन हमेशा हम जनता की सेवा के लिए भी तैयार रहते हैं और यही एक कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता का बहुत आशीर्वाद भी मिलता है। हमारे मोदी जी की गारंटी पर भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक जो शैली है, जो संगठन है पूरा ऊपर से नीचे तक जो जिसे बांटा गया है और छोटे छोटे कार्यकर्ताओं तक को काम दिया गया है और मोदी जी के संकल्प को हितग्राहियों तक पहुंचाने का जो काम हर एक कार्यकर्ता करता है, तो मोदी की जो गारंटी है उस पर जनता विश्वास करती है। तो निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव में हमें उसका फायदा बहुत अच्छे से मिलेगा और हमारा जो लक्ष्य है कि प्रत्येक बूथ पर हमें 10% वोट शेयर भी
भी बढ़ाना है। पिछली बार हम 58% वोट हमने हासिल किए थे, इसको हम 68 से 70 तक ले जाने की कोशिश है हमारे संगठन की, तो हम उसमें भी सफल होंगे, क्योंकि जनता का जो आशीर्वाद है वो मोदी जी के साथ है और भाजपा के साथ। बिल्कुल, आपने कहा कि मोदी जी की गारंटी पर जनता को भरोसा है। अमित शर्मा जी, आपके पास आऊंगी। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी तो आश्वस्त लग रही है, कांग्रेस पार्टी भी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट चुकी है, लगातार बैठकें हो रही है और बैठकों में कई डिसीजन लिए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की क्या क्या तैयारियां हो रही है? देखिए धर्मिष्ठा, कोई भी राजनीतिक दल हो, उसी तरह कांग्रेस भी अपनी लोकसभा की तैयारी में निरंतर काफ़ी समय से लगी है और नित्य ही चूंकि चाहे प्रभारियों की नियुक्तियां हों, सह प्रभारियों की नियुक्ति हो, मंडल और सेक्टर से रिपोर्ट हो या जिला अध्यक्ष द्वारा बैठक हर जिलेवार विधानसभा के स्तर पर की जा रही हैं, और प्रदेश केंद्रीय नेतृत्व जो 3 लोगों की कमेटी आज ही भोपाल में भेजी है, तो वो सब लगातार लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, अध्ययन भी कर रहे हैं, क्या कमियां हो सकती हैं उन पर भी ध्यान आकर्षित किया जा रहा है, कैसे बेहतर चुनाव लड़ सकते हैं हम, कैंडिडेट कौन बेहतर हो सकता है। और एक भारतीय जनता पार्टी के जो पिछले 18 साल की और वर्तमान में जो अभी के संकल्प पत्र के आधार पर जो भारतीय जनता पार्टी ने सरकार से वादे किए थे, उन मुद्दों को कैसे हम आने वाले लोकसभा चुनाव में, क्योंकि गारंटी तो मोदी की थी, इस मोदी की गारंटी में नीचे मोहन जी हैं, तो मोहन ज्यादा मनमोहक हैं कि मोहन जी वाकई में काम कर रहे हैं। आज इस पर भी जनता का एक पैमाना हो सकता है। मैं समझता हूं कि राम मंदिर का मामला हो, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का हमारे मंदिर बना है, कल ज्ञान व्यापी का भी जो भी निर्णय आएगा शिरोधार्य है। भगवान एक अलग है, लेकिन जब भूख लगती है तो मैं समझता हूं कि भगवान उससे परिश्रम की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं। और यहाँ कोई भगवान राम, हनुमान, काली जी ये चुनाव लड़ने नहीं आएंगे। चुनाव प्रदेश का मुद्दों के आधार पर लड़ेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी ने जिन मुद्दों के आधार पर बात कही है कि हम लाडली अपनी बहनों को जो 1250 पर अभी उनको रोक के रखा है, उन्हें 3000 कब देने वाले हैं, गेहूं का समर्थन मूल्य कब होने वाला है, धान का 3100 रुपए मूल्य कब मुख्यमंत्री जी घोषित करने वाले हैं, ना कि अकेले केवल मोदी की गारंटी और मोदी की गारंटी के मध्य प्रदेश की आधारित जनता जो 8.5 करोड़ जनता है, वो कहीं ना कहीं एक लक्ष्य से टकटकी देख रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर। और ना कि केवल भारतीय जनता पार्टी की, वो सरकार प्रदेश की है, वो मेरी भी सरकार है, हर नागरिक की सरकार है। वो सरकार क्या देना चाहती है और जिन नौजवानों के रोजगार की बात हो, जो मुद्दे की बात करिए, महिलाओं के सुरक्षा की बात हो, उन आधारित संकल्प के आधार पर जो वचन भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं, उन्हें कब मुख्यमंत्री जी पूरा करेंगे जिससे मोदी की गारंटी पूरी हो, इस बात की भी प्रतीक्षा कांग्रेस भी देख रही है और जनता कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि इस बात की प्रतीक्षा देख रहे हैं और मजबूत विपक्ष की भूमिका कांग्रेस पार्टियां निभा रही है, क्योंकि सरकार से लगातार सवाल पूछने का अधिकार सभी का है, तो विपक्ष में आपकी भूमिका है और आपका फर्ज भी बनता है कि आप सरकार से सवाल पूछे। रीना सक्सेना जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां कमर कस चुकी है, भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी कर रही, कांग्रेस पार्टी अपनी तैयारी कर रही है। क्या लगता है पिछली हार से या पिछली जीत से सबक लेते हुए लोकसभा चुनाव की तैयारी की जाएगी इस बार? देखिए, लोकसभा चुनाव जब हुआ था 2014 में, तब मोदी जी ने कहा था और भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार जी। उसके बाद अब मोदी है तो गारंटी है, तो बेरोजगारी की गारंटी है अगर मोदी की सरकार है तो, महिलाओं के साथ उत्पीड़न अत्याचार की गारंटी है मोदी की सरकार है तो, महंगाई की तो हम बात ही नहीं करें क्योंकि वो तो आसमान पार कर रही है, 85 रुपए डॉलर हो गया है, पेट्रोल डीजल सब 100 के पार है, 1100 के सिलेंडर हैं, और दाल चावल छोटी छोटी चीजें हैं जो आप आलू हैं, प्याज हैं, टमाटर हैं, रोजमर्रा की चीजें हैं, वो भी सब महंगाई में चरम सीमा क्रॉस कर रहे हैं। तो आम जनता की तो कोई बात ही नहीं है। कहा जाता है किसानों को देंगे हम गारंटी में, मगर अगर आप हकीकत में मैदान में जाएं, किसानों से बात करें तो उनको नहीं आ रही है। किसान जो इन लोग ने सम्मान राशि की थी वो अभी तक बहुत सारे किसान हैं ऐसे जिनको नहीं हुई है। ऐसे बहुत सारे भोपाल में ही जिनसे मेरी बात हुई है, चर्चा हुई है, वो कह रहे हैं सिर्फ दिखाने के लिए है, कागजी है जी। हमें बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि देश में बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए अभी तक के में, मगर किसी को भी कोई तमगे नहीं दिए गए जिसमें कि कोई शर्म की बात हो। मगर हमारे देश के ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिनको शर्मनाक तमगे मिले हैं। ये बहुत ही देश के लिए शर्म की बात है और उनको ये संवैधानिक पद है, उनको इन सब चीजों का मान रखना चाहिए। जो गारंटियां दे रहे हैं, जिसमें कहते हैं कि गारंटी मोदी है तो गारंटी है,
कहाँ है रोजगार? अर्चना जी, मैं कहाँ आपसे है क्वेश्चन रोजगार? चाहती हूँ, कहाँ है शिक्षा? मैं कौन सा शर्मनाक तबादला कहाँ है है? ये सब बात? आप देखिए, अभी चंडीगढ़ में हुआ, वोट चोरी सामने सामने दिखाई दे रही है। मतलब इतनी बड़ी धांधली जो सामने आपको दिख रही शर्म आना है, चाहिए उस पर अर्चना भी जी। जो है शर्मनाक आपको तमगे शर्म तो आनी आपकी चाहिए। पार्टी को मिला है। और बार-बार समन्स भेजे जाते हैं और जाते नहीं है केजरीवाल जी। मोदी जी और आपसे शराब घोटाले में मंत्री आज जेल की चक्की पीस रहे हैं, जेल में चक्की पीस रहे हैं। आप शर्म आना चाहिए ये बात कहते हुए। अन्ना हजारे कहाँ है? जिस लोकपाल बिल को लेकर आप कांग्रेस को पानी पी पी कर कोसते थे, आज उस कांग्रेस के साथ गठबंधन आ गया और इंडिकेटर इनकी क्या हालत है क्या जनता देख रही है। इस तरह कांग्रेस की तरफ से देश विरोधी जो बयानबाजी आते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं जिनको आपको फेसबुक शर्म पर आना दर्जा दिया चाहिए। जा रहा है। ये कौन बहुत ही थे? शर्म की बात है। केजरीवाल जी हैं। देखिए, कहते हैं पहली नाम बार केजरीवाल जी के साथ है। नागा दिए, आपका नारा तो दिया, कुछ है ही नहीं। बहुत हुई महंगाई की मार। देखिए, अब महंगाई की बार की बात- मोदी सरकार महंगाई साहब की बात मैं लोकसभा के बताऊंगी आपको। प्रधानमंत्री लेकिन मोदी हैं। भ्रष्टाचार से भारतीय दूरी जनता आपकी पार्टी है। पार्टी, आप उसकी आप बात मुंह दिखाने कीजिए। लायक नहीं, आपके गृह नेता। मंत्री के अलावा आपके नेता कहीं दिखाने से भी लायक नहीं है। सीबीआई ईडी जी, जांच आप नहीं बोलिए, कर मैं बाद में सकती बोलूंगी। जब तक कि सीबीआई और ईडी को गृह मंत्री का, गृह मंत्रालय का हस्ताक्षर लगा ठीक हुआ है, पेपर नहीं रीना मिलेगा, जी। तब तक वो कहीं छापा नहीं ठीक है मार सकते। रीना जी पुनः आऊंगी आपके पास में। मैं आदित्य नारायण जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं चुनाव की दस्तक के साथ भाजपा में टिकटों को लेकर सर्वे, फीडबैक और मंथन का दौर है, वहीं कांग्रेस में भी यही है। क्या लगता है इस बार भी जैसे भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हमने सर्वे को महत्व दिया है, और उनकी कहीं ना कहीं जब टिकट वितरण हुई थी विधानसभा के समय तो सर्वे को महत्व दिया गया था, वहीं अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो सर्वे को उतना महत्व नहीं दिया गया था। बिल्कुल सही बात है। और जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से तैयारी करती है जी। वो वैज्ञानिक सोच के आधार पर करती है। जो सर्वे और उनकी जो एजेंसियां उनके लिए जो काम कर रही जो नेटवर्क काम करता है वो जमीनी स्तर तक पहुंचा हुआ है और वो उस आधार पर फीडबैक लेकर ही काम करते हैं जी। तो निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव के लिए भी फीडबैक लिया जा रहा होगा। इसमें भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता महोदय से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बहुत सारी जगह ये चर्चा चल रही है आम लोगों में कि हमने पिछले चुनाव में जिन लोगों को लोकसभा के और केंद्र शासन के योग्य समझा था और उनको चुन करके उनके जीत का ठप्पा लगा करके भेजा था, उनको वहाँ से वापस भेज करके विधायक बना दिया गया या प्रदेश में मंत्री बना दिया गया। तो लोग ये लोगों में ये चर्चा जरूर है निश्चित तौर पर कि जिन लोगों को जनता ने लोकसभा के योग्य चुन करके और जिताया था उन लोगों को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने विधायक बना दिया है कहीं ना कहीं। तो निश्चित तौर पे आपकी फीडबैक एजेंसियां इस पर काम कर रही होंगी इस मुद्दे पे। तो मैं उनसे ये सुनना चाहता हूं कि इस मुद्दे पर क्या सोच बनती भारतीय जनता पार्टी की और इस मुद्दे का जवाब क्या होगा। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ आदित्य नारायण जी कि हमारा एक एक कार्यकर्ता, सबसे बड़ी बात तो कोई नेता नहीं है, सब कार्यकर्ता मानते हैं अपने आप को, चाहे भले ही वो मोदी जी हो वो भी अपने आप को कार्यकर्ता ही कहते हैं। तो जिस कार्यकर्ता को हमारा संगठन जो जिम्मेदारी देता है वो उसे अपना कर्तव्य समझ के निभाता है। रही बात कि जो लोकसभा में सांसद थे उनको विधायक बना के मंत्री बना दिया, तो देखिए जनता ने उनको लोकसभा में चुन के भेजा और उसी जनता ने उनको विधानसभा में भी चुनकर भेजा। तो निश्चित तौर पर वो हमारे जो कार्यकर्ता नेता बने तो वो जनता के आशीर्वाद से बने, चाहे वो लोकसभा में गए तब भी जनता के आशीर्वाद से गए और विधानसभा में गए तब भी वो जनता के आशीर्वाद से गए। तो निश्चित तौर पर जो जनता के बीच में रहता है जनता उनको चुन के भेजती है, इसलिए छोटे और बड़े पद से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको जनता की सेवा करना है, वो किसी भी रूप में करें। एक बूथ का कार्यकर्ता भी जनता की सेवा कर सकता है और प्रधानमंत्री जी भी जनता की सेवा में। तो हमारे विचार क्या है, हम उस विचार को लेकर चल रहे हैं और हमारे लिए सबसे पहले है राष्ट्र प्रथम। तो राष्ट्र कैसे प्रगति करे उसके लिए हर कार्यकर्ता काम कर रहा है। जनता भी यही चाहती है कि हम उसी पार्टी को और उसी नेता को चुनकर भेजें जो राष्ट्र के लिए काम करे, जो समाज के विकास के लिए काम करे, जो महिला के उत्थान के लिए काम करे, युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करे और किसान के लिए काम करे। जैसे कि मोदी जी कहते हैं कि हमारे 4 स्तंभ है, महिला, युवा, किसान और गरीब, हम इनको लेकर काम कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस क्या करती है, तुष्टीकरण की राजनीति करती है, कभी जातियों में बांटने की बात करती है। जो शुरू से कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की, वोट
व्यंग की राजनीति की, इसलिए आज कांग्रेस हाशिए पर है और आज उनको दूसरों के कंधे पर अपनी जो वो बैसाखी लेके चलना पड़ रही, बंदूक चलानी पड़ रही है। तो ये आज उनका ये इसीलिए ये परिणाम है। जो जनता के बीच में रहेगा, जो जनता की सेवा करेगा, उसको जनता आशीर्वाद भी देती है। अब कुछ उनके जो क्वेश्चन थे मैं उनके जवाब देना चाहती हूँ कि महिलाओं के लिए क्या किया है। तो आज महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा यदि सशक्तिकरण की योजनाएं चल रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चल रही है। सिर्फ एक ही योजना बता दूं तो उससे ही आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी कि इस देश में जिस कांग्रेस पार्टी ने दशकों राज किया, वो एक शौचालय जैसी चीज भी महिलाओं को मुहैया नहीं करा पाई थी, वो माननीय मोदी जी ने सोचा। और ना सिर्फ शौचालय का सोचा, बल्कि हमने प्रधानमंत्री आवास बना के दिए। जो कांग्रेस के जमाने में मुश्किल एक गांव में एक कुटी आ जाती थी, वो भी बड़े सोर्स से आती थी, लेकिन आज हर गरीब का ये सपना पूरा करने का काम किया तो मोदी जी ने किया। उस घर में टोटी से पानी पहुंचे, उस घर में नहीं, बहुत सारी बातें रह गई जो रह गई है। अब कांग्रेस की एक बात, इनके नेता जो राष्ट्र विरोधी बयान करते हैं, जिन्होंने अभी सांसद रहते हुए कर्नाटक को अलग करने की बात की, उसके खिलाफ राहुल गांधी जी क्यों नहीं बोलते, इनके वरिष्ठ नेता क्यों नहीं बोलते? आप देश को बांटने की बात हमेशा करते रहे, आप निकाल रहे हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा, आप जनता के साथ हमेशा अन्याय करते रहे, आप न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। जिस पार्टी ने हमेशा देश को तोड़ने का काम किया वो आज भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। आपको भारत से माफी की यात्रा निकालना चाहिए, माफी यात्रा निकालना चाहिए। आपको जनता कभी इसके लिए माफ नहीं करेगी और आपको घर बैठाने का काम यदि जनता ने किया है तो इस बार बिल्कुल आउट करने का काम करेगी। ठीक है अमित जी, कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय से मैं क्या आप पूछना चाहेंगी कि चुनाव की जैसे चर्चा चालू हुई और आज इसी मंच पर जब शर्मा जी ने बोलना चालू किया तो उन्होंने राम मंदिर और काशी से चालू किया, बिल्कुल कि राम जी और हनुमान जी और काली जी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के हैं या हो सकते हैं, उन मुद्दों की चर्चा यदि कांग्रेस ही चालू कर देगी और कांग्रेस शुरुआती उन चर्चाओं से करेगी तो निश्चित तौर पे इससे तो किसी सामने वाली पार्टी को लाभ हो सकता है, जैसा उनका खुद का कहना है। बिल्कुल उपाध्याय जी, बहुत सही कहा आपने। तो क्या कांग्रेस इस फोबिया से मुक्त होकर के जनता के बीच के मुद्दों को सामने लाने की कोशिश करेगी? ये सवाल आया था हमारे मन में, सवाल आया था, लेकिन मैंने उसमें वो बात नहीं की, लेकिन उन्होंने उठाई। और ये देखिए हमारी पार्टी ही है जो धर्म संस्कृति को भी संरक्षित कर रही है, विज्ञान के क्षेत्र में भी प्रगति कर रही है, देश को 5वीं अर्थव्यवस्था भी बना रही है और इसके अलावा जो विकास के कार्य हो सकते हैं और गरीब का जो सामाजिक स्तर उठाने का जो काम हो सकता है वो हमारी पार्टी कर रही है। ठीक है, मुझे इनको शर्म आना चाहिए इस तरह। आऊंगी आपके पास। जी अमित जी, देखिए सबसे पहले तो मैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार का बड़ा सम्मान करता हूँ। शॉर्ट में जवाब दूं क्योंकि मुद्दे से हम भटक जाएंगे कि मैंने इसलिए कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के भारतीय जनता पार्टी के कहने से या किसी व्यक्ति के कहने से नहीं होंगे, वो मेरे थे, हैं और रहेंगे। मैंने कहा ना कि जब भूख की बात आती है तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात करते हैं, हम हनुमान जी की बात करेंगे, ज्ञानवापी की बात करेंगे, पश्चिम बंगाल में कैलाश विजयवर्गीय जी काली जी की बात करेंगे, असम में हम दुर्गा की बात करेंगे। मैंने शांति से सुना, मेरा जवाब दीजिए, मेरा जवाब सुन लीजिए। आपने आपकी बात कह ली, राम मंदिर बनना चाहिए, आप क्या कहना चाहती हैं? बनना चाहिए था, क्या 1.5 करोड़ रोजगार देना चाहिए कि नहीं? किसानों की बात कर रहे हैं, राम के खिलाफ बोलते हैं, किसान आत्महत्या करने वाला है, लगातार महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, आप उन मुद्दों को धक्का नहीं देती हैं। कोई काली जी की बात कर रहा है, कोई रानी की बात कर रहा है, कोई इसकी बात कर रहा है, कांग्रेस बात कर रही है बेरोजगारी की, कांग्रेस बात कर रही है मोदी की गारंटी है किसानों की आत्महत्या की, कांग्रेस बात कर रही है महिलाओं पर बढ़ती अत्याचार की, कांग्रेस बात कर रही है चाइना लगातार, कांग्रेस बात कर रही है हमारी मुद्रा लगातार बांटने की बात हम भारत विकास की बात करते हैं। कमलनाथ जी ने भी तो राम नाम लिख के भेजा है। अरे भैया मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं खुद राम राम लिख के करता हूँ, मैं राम राम करता हूँ, मैं हनुमान करता हूँ। क्या भारतीय जनता पार्टी को मुझे सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता है? मैं तो इस बात को बात कर रहा हूँ कि आने वाला चुनाव 2 लाख करोड़ रुपए मोदी जी घाटे में है
और हमारे पर बोझ है देश पर, जी, क्या उसको इसीलिए उभरने का पांचवी काम करा? अर्थव्यवस्था बन चाइना गई, लगातार बढ़ रहा है, पांचवी अर्थव्यवस्था हम बन इन गए। चीजों पर पांचवी भगवान अर्थव्यवस्था बन गए। राम जब का नाम पूरा लेके देश, बच नहीं पूरी दुनिया सकते। आर्थिक संकट से जूझ रही थी, उस संकट से निकलकर हम पांचवी अरे कहाँ है अर्थव्यवस्था आर्थिक बन गए। आपको शर्म आना ये चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में पांचवी अर्थव्यवस्था आपके हमारे प्रधानमंत्री से 9.5% जब हम सोना से भी ऊपर नहीं रखते बढ़ पा थे, रहा है। देखो जब हम और जीते GDP थे सामने आप एक मेरा लेके भीख मांगते थे। मंत्री जी, अच्छा, ये बताइए आप पुनः आऊंगी आप दोनों के पास। हम चुनाव नहीं मंत्री जी, लड़ेंगे। अमित जी, आपके नेता क्यों मंत्री मना कर जी, रहे हैं कि हम चुनाव नहीं पुनः लड़ेंगे? आऊंगी। बताइए आप। जी रीना जी, देखिए धर्मिष्ठा, देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पे बुलवाएं तो मेहरबानी करके भारतीय जनता पार्टी या कोई भी दल को उसके समय पर बात करने के लिए कहे, क्योंकि जब पब्लिक देखती है मुद्दों पर उसकी बात नहीं उठती तो हमारा भी मजाक उड़ता है और शायद सामने देखिए पूरे समय बोलने का ये जो है मुद्दों को भटकाकर देश आज महंगाई से जूझ रहा है, आज गरीबी से जूझ रहा है, आज महिलाओं पर अत्याचार से जूझ रहा है। और आज हम बात कर रहे हैं भगवान राम की, भगवान के नाम पर आप राजनीति कब तक करते आएंगे? राजनीति हमने कब की? आपने ही शुरू से अरे आज राजनीति भगवान के नाम पर 1.5 करोड़ लोग मध्य प्रदेश में बेरोजगार हैं, उसका कोई जवाब नहीं देगा। कहाँ है वो एजेंसी जिसमें 450 का सिलेंडर मिल रहा है? एक आध मुझे बता दीजिए। फिर से आऊंगी आपके पास। लाल किसानों के खातों में जाके देख लीजिए। अरे 1250 आ रहे हैं, बात कर रही थी आज हितग्राहियों के खाते में पूरा पैसा पहुंच रहा है। राजीव गांधी जी हमारे साथ और भी मेहमान हैं। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। देखिए, जैसा मंजरी जी ने कहा कि मोदी जी कहते हैं कि हमारे 4 स्तंभ हैं चुनाव के लिए, जो हमारे मेन मुद्दे हैं, युवा, किसान, महिला और जो भी है गरीब। ठीक है, तो अगर हम इनकी पहली चीज पढ़े महिला, जिस पे कह रहे हैं सशक्तिकरण, तो इन्हीं के मंडल अध्यक्ष और जो इनके कैबिनेट मंत्री हैं, जो इनके बड़े बड़े विधायक प्रतिनिधि हैं, या जो इनके बड़े पदाधिकारी हैं, वो सब महिलाओं के साथ दुराचार कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, जो प्रमाणित है साहब। आपके बीएचयू की प्रमाणित है, लेके आइए आप प्रमाण। अरे हम क्यों लेके आए? आप बताइए आप प्रमाण। आपके मंडल की लड़की आपके नेताओं के बारे में बोलिए। आपके नेताओं के बारे में बोलिए। बनारस में अभी 3 लड़के पकड़े गए, तीनों मंडल अध्यक्ष हैं, तीनों पदाधिकारी हैं और बड़े बड़े नेता। कानून सबके लिए बराबर है अर्चना जी, कानून सबके बराबर है, सबके लिए बराबर है। अपने नेताओं के बारे में बोलिए कि उनके ऊपर कैसे कैसे अपराध कायम है। आपने खिलाड़ियों का भविष्य खत्म कर दिया आपके नेताओं ने। हमारे देश के गौरव, हमारे देश के लिए स्वर्ण पदक, इसीलिए आज खेल स्वर्ण पदक, खेलों में स्वर्ण पदक सबसे ज्यादा देश के अंदर आ रहे हैं। इसीलिए महिलाएं बैठी थी। देखिए अर्चना जी, अपनी पार्टी के बारे में बात करिए। भ्रष्टाचार में अकाउंट डूबी पार्टी है। अकाउंट में नहीं डूबी, अगर डूबी होती तो आपको अभी तक उसके साक्ष्य मिल गए होते। बिल्कुल, तो आपके नेता जेल में कट्टी पीस रहे हैं, आपके नेता जेल में कट्टी पीस रहे हैं। केजरीवाल जी क्यों नहीं जाते? बार बार सम्मन बोले जाते हैं। केजरीवाल जी क्यों नहीं जाते? केजरीवाल जी क्यों नहीं जाते सम्मन में? कोई घोटाला नहीं हुआ है। दिल्ली की शराब घोटाला नहीं हुआ, केजरीवाल शराब घोटाला नहीं हुआ, मंजरी जी, रीना जी, आप मुद्दे से नहीं। तो रोजगार के नाम पर उन्होंने कहा था रोजगार देंगे। आज तक उन्होंने सबसे बढ़िया पकौड़ा बनाने की आपके पास भी व्यवस्था बताई, सभ्यता सिखाई गया कि रोजगार नहीं है, आप पकौड़ा तलिए, हम रोजगार नहीं दे सकते। आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत। साहब IIT के लड़के आत्मनिर्भर भारत में जाएंगे कि विदेश? करोड़ों का उनको सब्सिडी के साथ उनको आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। और न सिर्फ नौकरी मांगने वाले हाथ, बल्कि नौकरी देने वाले हाथ बनाए जा रहे हैं। नौकरी देने वाले हमने युवा खड़े किए जो खुद को अपना स्वरोजगार स्थापित कर रहे हैं, कश्मीर में भी रोजगार दे रहे हैं। ये हमारे भारत प्रधानमंत्री मैं आप दोनों से विनम्र निवेदन कर रही हूँ, हमारे साथ और भी मेहमान मौजूद है। मैं तथ्य पे बात कर रही हूँ, मैं तथ्य पे बात कर रही हूँ, तथ्य पे बात कर रही हूँ। 4 स्तंभ में 2 स्तंभ तो फेल हो गए। 7 लाख युवाओं को हमने 7 लाख युवाओं को किसानों को मिल रहा 450 रुपए जो प्रॉमिस किया था इन्होंने कि लाडली बहनों आज भी खातों में सब्सिडी पहुंच रही है। लाडली बहनों के खातों में सब्सिडी पहुंच रही है। मिल रहा है 450 के सिलेंडर। रीना जी आप कुछ नहीं कह रही हैं। रीना जी आप कुछ नहीं फर्क नहीं पड़ेगा। रीना जी जो है विनम्र निवेदन कर रही हूँ आपसे मैं, हमारे साथ और भी मेहमान हैं, हम डिबेट करने बैठे हैं, चर्चा चल रही है किसी विषय पर कि जनता समझ सके बातें, हम मुद्दे से भटक जाते हैं। तो मैं या तो
भटकेंगे। तो लोकसभा इसी मुद्दे पे तो लोकसभा लड़ने जा रहे हैं। देखिए धर्मिष्ठा जी, मैं ये चाहता हूं कि आप इनसे क्या ये पूछ सकती हैं कि केंद्र सरकार और केंद्र सरकार की विभिन्न एजेंसियों द्वारा जो जिस तरीके से केजरीवाल और दिल्ली सरकार के ऊपर लोकसभा की बात हो रही है, धर्मिष्ठा जी ने लोकसभा की बात हो रही है, दिल्ली की बात करिए तो आप जाके गृह मंत्रालय मैं लोकसभा की बात कर रहा हूँ। आप ये बताइए कि जब आप है कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, जब आप इतनी देर से मैं देख रही हूँ, आप भारतीय जनता पार्टी जब आपकी सरकार बोले जा रहे हैं, जब आपकी सरकार पूरी तरह से गिर चुकी है, आपने लोकसभा के लिए क्या स्ट्रेटेजी बनाई है? आप ये बताएं कि लोकसभा की क्या हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बताएगा ना कि क्या है, तभी तो उनको मिर्ची लग रही है भारतीय जनता पार्टी। तैयारी है, पूरी दिल्ली में हमारी 7 सीटें निकल रही है, ये लिख के दे रहा है हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष। ठीक है, ठीक है, और क्या चाहिए आपको? ठीक है, और भी लिख के दूं? दिल्ली में तैयारी है, पंजाब में तैयारी है, गुजरात में तैयारी है। हमारे यहाँ तो बराबर प्रभाव हो रहा है। हम पे हम पूछेंगे, हम ऐसे सवाल पूछेंगे जो पब्लिक चाहती है कि आपसे पूछे जाए, और बराबर पूछते रहेंगे। तो लोकसभा और आपको सवालों का सामना करने में दिक्कत है शुरू नहीं हुई थी, तब से शुरू कर दिए लोकसभा की तैयारी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है, बहुत अच्छी बात है। और आम आदमी पार्टी दिल्ली में पुनः सरकार बनाने वाली है, बहुत अच्छी बात है। पुनः आएंगे, दिल्ली पर भी बात करेंगे। अमित शर्मा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए शर्मिष्ठा, मध्य प्रदेश में एनसीआरबी की रिपोर्ट उठाएं जी, और आप खुद देख सकती हैं, केंद्र सरकार की रिपोर्ट होती है, एनसीआरबी की रिपोर्ट में महिलाओं पर अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1 है, आदिवासी महिलाओं पर अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1 है, आज किसानों की आत्महत्या में मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है देश के अंदर। आज हम गरीबी की बात करें तो 11.6% मध्य प्रदेश का रेशो ग्राफ है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप सीएजी की रिपोर्ट उठा लें। और अब हम आ जाए देश, जो मेरी बहन ने कहा था भारतीय जनता पार्टी के कि कई बैसाखियों पे चल रहे हैं, मैं समझता हूं कि कांग्रेस तो सिर्फ 28 बैसाखियों पर है, आप 39 बैसाखियों पर हैं। और आपकी बैसाखी बताना चाहता हूं, आप कर्नाटक पर आपने मुंह की खाई, आपकी सरकार नहीं है, हिमाचल में आप मोदी की गारंटी नहीं चली, पंजाब में मोदी की गारंटी नहीं चली, दिल्ली में मोदी की गारंटी नहीं चली, तमाम ऐसे लोग हैं, ऐसे प्रदेश हैं। आप हम गारंटी की बात करते, मोदी जी ने जो गारंटी इससे पहले के चुनाव में कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, मध्य प्रदेश में 1.5 करोड़ लोग शिक्षित हैं, शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन रोजगार की तलाश है। देश के अंदर अगर शिक्षा जगत में कहीं घोटाला हुआ है तो व्यापम से लेकर नर्सिंग घोटाले से लेकर ओबीसी स्कॉलरशिप तक की घोटाले को यहां नहीं छोड़ा। अगर ये गारंटी सही थी तो शिवराज की गारंटी लेकर क्यों शिवराज को हटा दिया गया? अगर केंद्र में नरेंद्र सिंह तोमर जी की केंद्र में गारंटी थी तो क्यों हटाकर प्रदेश में विधायक बनाकर भेज दिया? अगर प्रहलाद पटेल की केंद्र में गारंटी थी तो क्यों हटाकर प्रदेश में यहां विधायक बनाकर भेज दिया? जिसकी गारंटी अच्छी होती है उसको ऊपर भेजा जाता है, जिनकी गारंटी समाप्त होती है उनको नीचे भेजा जाता है। मैं अब मूल मुद्दे की लोकसभा की बात करूं, आने वाला लोकसभा में कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में हम सवाल पूछेंगे। आपने 253 करोड़ रुपए ऐड में खर्च करे और बहनों को बताया कि 1000 से 10 तारीख आ रही है मेरी बहनों, आपको 3000 मिलने वाले हैं। ये शिवराज सिंह चौहान के वो थे शब्द, और ये कहा था शिवराज सिंह चौहान जी ने देवास की महिलाओं के 20,000 महिलाओं को इकट्ठा करके कि मामा भी जिंदा है, मेरी बहनों जिस दिन सरकार बनेगी 3000 मेरी बहनें के खाते में होंगे, मेरी बहन लखपति होगी। आज वो बहन इंतजार कर रही है, ये हमारा प्रश्न है और ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। आज नौजवान जो फॉर्म भरता है लेकिन नौकरी सरक जाती है, पीएससी का एग्जाम समय पे नहीं है, आज यहां पर रोजगार की कोई सीमा नहीं है, पटवारी घोटाला आज तक कोई न्याय नहीं है। हम किस मोहन जी, किस मनमोहक स्थिति में घूम रहे हैं? और जो प्रदेश के प्रश्न है वो लोकसभा में पूछे जाएंगे और मीडिया के चैनल पर अगर विपक्ष की भूमिका के लिए बुलाया जाएगा तो नैतिक जिम्मेदारी है हमारे ये प्रश्न बनाना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और हम प्रश्न पूछेंगे और सत्ता पक्ष को जवाब देना पड़ेगा। मंजरी जी, देखिए मैं इनको ये बताना चाहती हूँ कि मोदी जी ने ये नहीं कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे। ये जो भ्रम फैलाने की आपकी आदत है उसको सुधारिए पहले। तो मोदी जी ने ये कहा था कि हम 2 करोड़ यहाँ रोजगार से लोगों को जोड़ेंगे। तो 2 करोड़ लोगों को जोड़ने, उससे ज्यादा लोगों को जोड़ा है। मैं समझती हूँ कि आज जो 70 हमने हवाई क्या बोलते एयरपोर्ट बनाए हैं तो उसमें क्या अपने आप बन गए थे? सिर्फ मशीनों से बन गए थे, उसमें लोगों को रोजगार नहीं मिला। आज हमने जो मेट्रो बनाई उसमें लोगों
लोगों को रोजगार नहीं मिला, जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया उसमें लोगों को रोजगार नहीं मिला। देखिए शर्मिष्ठा जी, आप ये बात समझिए कि हमने हर क्षेत्र में काम किया, हमने वैज्ञानिक रूप से आगे बढ़े हैं, और इस समय जो बजट आया उसमें सबसे अधिक यदि किसी बजट रखा गया तो हमने अनुसंधान पे रखा है। ये मोदी जी का विजन है। मोदी जी सिर्फ देश के बारे में नहीं सोच रहे, पूरी दुनिया के बारे में भी सोच रहे हैं। ग्रीन एनर्जी के बारे में बात कौन कर रहा है? मोदी जी। आज अमेरिका जैसा देश भी जो सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है वो भी इस ओर नहीं देख रहा है, लेकिन मोदी जी ने इस चीज को देखा। तो मोदी जी अपने राष्ट्र को जो आगे ले जाने का जो काम है, जो विश्व गुरु बनाने का जो काम है ना, उस राह पर चल रहे हैं, और आप उस राह पर आकर रोड़े बिछाने का काम कर रहे हैं। और ये जनता देख रही है, जनता अच्छे तरीके से समझ रही है, और इसीलिए जनता हर बार आपको जवाब दे रही है। और आपकी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है ना, उसमें भी मोदी के बारे में सोच रहे हैं। बिल्कुल सही कहा, लेकिन देखिए, आम जनता जो है, ये मेरी बहन ने सबसे जो सरकारी खर्चे पे नहीं चल रही, स्वयं के खर्चे पर हमारे नेता राहुल गांधी देश में न्याय की, लोगों को मिलने की, जुड़ने की बात कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को मोदी जी के सिवा जो गारंटियां दी हैं उस पर चर्चा नहीं करनी। बार बार राहुल गांधी लोगों से क्यों मिल रहा है? राहुल गांधी पत्रकार बैठे छोड़ दीजिए, वो न्याय कर देंगे। मेरी बहन ने कहा कि 2 करोड़ का वादा नहीं किया था, और इससे पहले का जो मैनिफेस्टो वचन पत्र भारतीय जनता पार्टी का उठा लीजिए, और पेज नंबर 7 पे लिखा है, कॉलम नंबर 3 पे लिखा है कि मोदी जी प्रतिवर्ष 2 करोड़ का रोजगार देंगे। तो दिया ना, धीरे धीरे अब उन बातों को आप सरकाते जा रहे हैं, तो पार्लियामेंट में जवाब दीजिए। बिल्कुल अधीर रंजन जी के जवाब में सरकार ये जवाब नहीं दे पाई। जब अधीर रंजन जी ने सवाल पूछा पार्लियामेंट के अंदर, तो सरकार, मेरी बहन आपकी सरकार ने जवाब दिया कि हमने अभी 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष नहीं दिए, और नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था इस बात को, तो ये तो एक जुमला है। ठीक है, ठीक है अमित जी। रीना जी, देखिए, जैसा मंजरी जी ने कहा कि मोदी जी जो कहते हैं वो गारंटी है जी। मोदी जी ने राजस्थान में भरे मंच से कहा था कि 450 का सिलेंडर हो जाएगा जी। चुनाव जीत गए, सरकार बन गई, उसके बाद कह दिया मैंने ऐसा कोई वायदा नहीं किया था। तो ये तो है भारतीय जनता पार्टी की नीयत, जो कहती है वो तो कभी नहीं करती है। ये सब जनता भी जानती है, और ये कैसे जीत रहे हैं ये खुद भी जानते हैं। जिसका जीता जागता उदाहरण अभी चंडीगढ़ का मेयर का एक छोटा सा इलेक्शन है, निवेदन है रीना जी, पुनः ईवीएम पर नहीं जाना चाहूंगी मैं, इसीलिए मैं ईवीएम की बात नहीं कर रही, मैं जनता की बात कर रही हूँ। जनता सबक देगी, शिक्षा देगी, आप देखिएगा। जो ये कह रहे हैं ना, उसका इनको जवाब बराबर मध्य प्रदेश की जनता देगी। बिल्कुल, इनको बिल्कुल जवाब मध्य प्रदेश की जनता देगी। जी मंजी जी, कोई बात नहीं, हम नहीं खोले, आपका आप अपना देखिएगा। मंजी जी, तो अपना देख क्या हश्र होगा वो आपका सामने आएगा। हमारी चिंता मत कीजिए मंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी चिंता कीजिए। हम तो नई पार्टी है, आपको 40 साल लग गए राष्ट्रीय पार्टी बनने में, हम तो 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बन गए। तुलना मत कीजिए, जेल तक हमसे तुलना मत कीजिए। भारतीय जनता पार्टी को जीरो में पहुंचाने वाली अमित जी, आम आदमी पार्टी आप हमारी बात समझिए, एमसीडी में भी जीरो पे पहुंचा दिया। मेरी भारतीय जनता पार्टी की जो बहन है जी, वो निश्चित तौर पे उत्साहित होंगी, क्योंकि उनकी सरकार बनी है। मैं उन्हें थोड़ा सा अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में ले जाऊं, जब शाइनिंग इंडिया था और पूरा देश कह रहा था, और ये देश में ये लबोलबाब थे कि सरकार हमारी बन रही थी, लेकिन यूपीए बनी, मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी। और जो कहते हैं कि कांग्रेस खत्म है, 1977 देख लीजिए, जब इंदिरा गांधी बैक हुई तो लोगों ने बताया कि कांग्रेस जब भी जिंदा थी, कांग्रेस आज भी जिंदा है। ये 2018 में भी इनको मुंह की खानी थी, और ये छीन के सरकार ले गए थे। निश्चित तौर पे मेरी बहन को बधाई है, लेकिन मुद्दे जो ज्वलनशील हैं, जो दर्द है मध्य प्रदेश का, वो विपक्ष की भूमिका में अगले लोकसभा चुनाव में हम मुखरता से उठाएंगे, और जनता इसका हिसाब करेगी। बहुत अच्छी बात कही आपने कि मुखरता से उठाएंगे और जनता इसका हिसाब करेगी। आदित्य नारायण उपाध्याय जी, आपके पास आऊंगी, अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगी आपकी यहाँ पर। मैं जिस तरह से सर्वे को महत्व दिया गया था, भारतीय जनता पार्टी ने भी दिया था और कांग्रेस ने भी दिया था, लेकिन कमलनाथ जी का जो फॉर्मूला था सर्वे वाला, वो फेल हुआ। और इस बार जो कांग्रेस पार्टी, उन्होंने डिसाइड किया है कहीं ना कहीं कि कार्यकर्ताओं के मनपसंद प्रत्याशियों को लोकसभा चुनाव की टिकट दी जाएगी। क्या लगता है ये फॉर्मूला कितना सफल होने वाला है? ये तो बिल्कुल अच्छी बात है। हर पार्टी को यही करना चाहिए कि जो लोकप्रिय लोग हैं उन लोगों को जो है आना चाहिए। नेतृत्व उन्हीं के हाथ में होना चाहिए, जो लोग लोकप्रिय हैं, जिनकी बातें लोकप्रिय हैं, जिनकी नीतियां लोकप्रिय हैं। ऐसे लोगों को यदि वो सामने लाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ 2 अलग अलग बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी, जहाँ तक पार्टी का स्वयं की बात है, पार्टी की लोकप्रियता इतनी ज़्यादा है
कि वहाँ कई बार ऐसा होता है कि जो व्यक्ति लोकप्रिय नहीं होता, जैसे पिछले बार जो है भोपाल से चुनाव लड़ाया जिनको गया था, वो बहुत अच्छे बहुमत से जीते भी थे जी। तो इस तरीके के बहुत सारे उदाहरण हैं। तो चूंकि पार्टी की लोकप्रियता व्यक्ति से ऊपर है, क्या क्या बोल रही है बेचारी वो भी पता है, इसलिए निश्चित तौर पे तो बिल्कुल ये बात भी बिल्कुल सही है, ये भी इसी का प्रमाण है। जहर उन्होंने जीत के उगला है, सही बात है। और जीतने के बाद आज सड़कों पर क्या आसमान में भी पता नहीं, ये भी इसी बात का प्रमाण है कि पार्टी की लोकप्रियता व्यक्ति की लोकप्रियता से कहीं ज्यादा है। लेकिन यदि पार्टी की एक लोकप्रियता से पार्टी को, किसी भी पार्टी को यदि व्यक्तित्व ज्यादा बड़ा मिलता है तो उसको सामने लाना चाहिए और वो एक जीत के लिए कहीं ना कहीं मार्ग प्रशस्त कर सकता है। ये सभी पार्टियों को सोचना चाहिए और जनता के मुद्दों से जुड़ना चाहिए। मेरा कुल मिला के कहना यही है कि आज की चर्चा से ऐसा नहीं लगा कि अभी लोकसभा के चुनाव में क्या मुद्दे रहने वाले हैं। हम मुद्दों को स्थापित करने में आज सफल नहीं हुए, हमको और तैयारी की जरूरत है और इसमें समय लगेगा। बहुत सही बात कही आपने कि अभी हम जनता के मुद्दों को उठाने में उतना सफल नहीं हो चुके हैं, इसमें और हमें समय लगेगा। मंजी जैन जी, अमित शर्मा जी, रीना सक्सेना जी और आदित्य नारायण उपाध्याय जी, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियां लोकसभा चुनाव को लेकर होमवर्क कर रही है और उसमें अब तेजी लाई जा रही है। जहां भारतीय जनता पार्टी 28 सीटें जीत चुकी, 29वीं सीट जीतने की उनकी तैयारी चल रही है और कांग्रेस के पास फिलहाल एक लोकसभा की सीट है और कांग्रेस बाकी की सीटों पर जीतने की रणनीति बना रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी पार्टी यहां बाजी मारती है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही, बने रहिए देश न्यूज के साथ।